पिछले वीडियो में हमने स्टेप अप स्टेप डाउन तक कुछ देखा था, स्टार्टिंग की। अब हमें इससे आगे चलना है। चलते हैं इससे आगे। ये लास्ट वीडियो में ये क्लासिफिकेशन है ट्रांसफॉर्मर। यहाँ हम थे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पे। तो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में। अ, ये जो है आपके सामने सिंबल जो बना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। अब स्टेप अप क्यों है ये? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न है ना। यहाँ इसको बोलेंगे हम प्राइमरी साइड, लिखा हुआ भी है। ये है हमारा सेकेंडरी साइड। हमें एक इसी डायग्राम में चीज दिख रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड। क्लियर है? यहाँ ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इस हिसाब से जो वोल्टेज होगा, ईएमएफ होगा ऑन प्राइमरी साइड विल बी लेस देन ईएमएफ ऑन सेकेंडरी साइड। मतलब सेकेंडरी साइड का ईएमएफ ज्यादा है ना। तो चूंकि ईएमएफ सेकेंडरी का ज्यादा है, वोल्टेज इस साइड ज्यादा है, तो यहाँ पर करंट जो है कम। ठीक है, करंट कम। ठीक, ऐसे ही तो यहाँ नीचे जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ट्रांसफर का सिंबल। ये आपको जरूरी है, पूछ भी लिया जाता है इस तरीके से कि ये किस करंट का आपका सिंबल है। तो इंक्रीज द वोल्टेज लेवल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, जो कि हमने देख लिया है क्यों है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ टर्न जब सेकेंडरी में ज्यादा है तो वोल्टेज भी सेकेंडरी में ज्यादा रहेगा। ठीक है, यही पॉइंट ये आ गया है। अब ये स्टेप डाउन का एक्चुअल स्टेप डाउन है ना। हम देखते हैं स्टेप डाउन अगले में होना चाहिए। स्टेप डाउन का आपका यहाँ पर लगा नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखें नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी फॉर स्टेप डाउन। नंबर ऑफ टर्न on this primary, number of turns of primary side, and this will be of turns on secondary side। secondary, यहाँ में क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी साइड। तो इस हिसाब से वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड विल बी ग्रेटर देन वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड। तो क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा था, पर यहाँ क्या हुआ कि वोल्टेज कम हुआ है सेकेंडरी साइड में। मतलब ये आउटपुट साइड है, यहाँ वोल्टेज कम हुआ है। इस केस में क्या होगा, करंट बढ़ेगा। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है ना, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर।
है ना? क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मर है, मान लीजिए हम ये मान लेते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ये एचवी साइड की बुशिंग है, यहाँ से हमने से आ रही है 33 केवी इनकमिंग सप्लाई, तो यहाँ से जा रही है आपकी 11 केवी, या हम मान लें एक ट्रांसफॉर्मर है ना? अब हमें चूंकि लोड साइड करंट ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए, तो यहाँ पर आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन में 11 केवी सप्लाई, और यहाँ जा रही है एल टी, यानी 440 वोल्ट, ठीक है ना? हमने क्या करा, इस 11 केवी, चूंकि 11 केवी को कन्वर्ट करा 440 वोल्ट में, क्या हुआ, यही हुआ कि नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड ज़्यादा थे फॉर 11 केवी, पर हमने सेकेंडरी साइड में, क्योंकि हमको करंट ज़्यादा चाहिए था, लोड पर करंट ज़्यादा चाहिए, इंडक्टिव लोड रहता है, करंट ज़्यादा चाहिए था और हमें वोल्टेज लेवल कम चाहिए था, हमने क्या करा, प्राइमरी साइड में हमारे टर्न्स ज़्यादा रहेंगे और सेकेंडरी साइड में हमारे टर्न्स कम रहेंगे, ठीक है? ये कहानी समझ में आ गई। इसका डायग्राम जस्ट अपोजिट टू दिस रहेगा, है ना? एक कंडीशन होती है आपकी आइसोलेशन कंडीशन। आइसोलेशन कंडीशन में क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न वो हमने देख लिया। अब आइसोलेशन कंडीशन जो है इसके बारे में, आइसोलेशन कंडीशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड will be equal to number of turns on secondary, np equals to na। इसका मतलब है emf on primary side will be equals to, okay, emf on secondary side, np equals to ns, ठीक है? हम्म इसका मतलब है कि जब मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड हम मानते हैं कि 50 और सेकेंडरी साइड में 100 है ना? तो सेकेंडरी साइड में भी 100 है, तो के की वैल्यू जो कांस्टेंट रहता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है? अब हम ये आगे पढ़ने वाले हैं ना, क्योंकि डिटेल में अभी नहीं जा रहा, की वैल्यू इस कंडीशन में हो जाएगी 1, ठीक है? ठीक, हमने शायद इनकी कंडीशन में नहीं देखी, की कंडीशन में एन पी वॉज लेस देन एन पी, तो मतलब एन सेकेंडरी, तो एन 2/n1 रहता है, n2/n1 मतलब n सेकेंडरी अपॉन n प्राइमरी, ठीक है? तो जब n सेकेंडरी बड़ा है, मतलब हमने मान लिया कि n सेकेंडरी इज 10 और n प्राइमरी इज 5, ठीक है? तो 2y की वैल्यू, इसीलिए इस कंडीशन में k की वैल्यू जो होगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, k विल बी ऑलवेज
ग्रेटर देन 1, है ना? A will be always greater than 1. ओके। और स्टेप डाउन की कंडीशन में जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो का कांस्टेंट है, वो क्या होगा? स्टेप डाउन में क्या होगा? n2/n1, हमें मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो n2 की वैल्यू कम हो जाएगी और n1 की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो 10 है, तो क्या होगा कि k विल बी लेस देन 1। नोट करने के लिए है सारी चीजें, है ना? तब पूछा जा सकता है ये सारी चीज। आइसोलेशन कंडीशन है यहाँ पे, है ना? ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो कांस्टेंट इन आइसोलेशन कंडीशन विल बी, वैल्यू विल बी, तो ऑप्शन में आ सकता है आपको कि क्या हो सकता है। इन स्टेप डाउन कंडीशन भी आपसे पूछा जा सकता है, और इन स्टेप अप कंडीशन एंड इन स्टेप डाउन कंडीशन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अ, अब हम थोड़ा सा देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ट्रांसफॉर्मर। देखिए, यहाँ कर लेते हैं, है ना? विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक, ठीक है। बल का जो समीकरण या हम जिसको बोलेंगे, है ना, उसका फॉर्मूला ये होगा। हमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा गया है, वो भी लोग गलत करके आए हैं। एफ एन ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी हम जब हम एसी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हम इक्विपमेंट से पहले चालू कर रहे हैं, है ना? और ट्रांसफॉर्मर का काम ऐसा है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है कि ट्रांसफॉर्मर से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ये हैं तो 100% लाइनमैन के पेपर में आना ही आना है ना? तो हम ये देख लें, ठीक है? ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर ये होता है फ्लक्स, ये होती है फ्रीक्वेंसी, है ना? और ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये हमने इसके बारे में जान लिया। ठीक है। अब अगर यही चीज सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हमको देखना हो, ओके, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल, वाहक बल कैसे? E secondary equals to 4.44 to pi f and number of turn on secondary side। ठीक है, ये इसके लिए हो जाएगा। यही हमको प्राइमरी के लिए देखना हो तो E1 4.44 pi FN1, ये नोट करना पड़ेगा, तो याद करना पड़ेगा। आगे जाके इस पे हम मतलब
न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और ज़्यादा पैसे नहीं करेंगे, हो जाएगा। ठीक है? तो टोटल कुल मिला के जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर रेशियो आता है सॉल्व करने का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वो आता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ओके, ये नोट कर लीजिए, ये हमको न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हमने देखा था, इसको हम डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाय, ही लिख देता हूँ जगह बचाने, नोट करते हैं इसको के से, जो हमने अभी पहले देखा था। ठीक है, अब टोटल देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू E2 अपॉन E1। ठीक है, अब एक चीज और देखने की, पावर और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहता है पावर, मतलब पावर ऑन प्राइमरी साइड इक्वल्स टू पावर ऑन सेकेंडरी साइड। ओके, तो पावर क्या होता है, P इजिकल्स टू P इंटू आई, या P इजिकल्स टू E1 I1 इक्वल्स टू E2 I2। तो यहाँ से हमारे पास E2 अपॉन I2 क्या निकल के आ रहा है, I1 अपॉन I2। मतलब टोटल हमको क्या याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वल्स टू N2 N1 इक्वल्स टू E2 E1 equals to I1 अपॉन I2। ये ठीक है, ओके, हमने बहुत सारी चीज समझ ली, हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक, कोर हमने देख लिया, फ्लक्स हमने देख लिया, ठीक है, लीकेज फ्लक्स हमने देख लिया। अब या तो लॉसेस भी देखेंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ हमने इसके बारे में समझ लिया है, स्टेप अप स्टेप डाउन देख लिया, इनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे, क्या वैल्यू आएगी किस कंडीशन में, स्टेप अप में क्या वैल्यू आएगी, स्टेप डाउन में क्या वैल्यू आएगी, और आइसोलेशन कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी, और आइसोलेशन कंडीशन बनती कैसे है। ठीक है, ये टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी देखना है, लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एक रिवाइंडिंग के कंडीशंस ये हो। अब आगे इसके आने वाला है कोर। ठीक है, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोर देखा था, तो कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे क्रोड प्रकार के, क्रोड। ठीक, कोर टाइप देखा था, शेल टाइप देखा था, और हमने देखा था एक आपका क्या बोलते हैं उसको, वेरी वेरी टाइप, है ना, वेरी टाइप देखा। ठीक है, अब मैंने बताया था शुरू में कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ कोर रहता है, इसको योक बोला जाता है।
वर्टिकल पार्ट ऑफ कोर रहता है, इसको लिम्ब बोला जाता है। और जो वाइंडिंग जो कोर टाइप में या दूसरे में इस प्रकार से होती है, जैसे एलवी वाइंडिंग आप ध्यान से देखें। एलवी वाइंडिंग मैंने शायद इसका कारण ही बता दिया था, है ना, या ना बताया हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एलवी वाइंडिंग हमेशा कोर के पास होती है और एचवी वाइंडिंग बाहर साइड होती है। इस प्रकार से ये एक कंसंट्रेटेड वाइंडिंग टाइप, मतलब एक ही जगह पे वाइंडिंग कंसंट्रेट होती है। एचवी वाइंडिंग बाहर होती है और एलवी वाइंडिंग अंदर होती है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि एक जो हम ये समझें कि ये कोर है ट्रांसफार्मर की, ये मान लीजिए नहीं बनता कुछ नहीं, ठीक है। और इसके अराउंड अगर मुझे वाइंडिंग करनी तो, क्योंकि कोर का अर्थ होना इन केस ऑफ फॉल्ट्स, है ना, कोर कोर ही अर्थ होती है और वाइंडिंग कोर से अर्थ होती है। तब कोर जो है आपकी ये अर्थ होती है और वाइंडिंग अगर अंदर से इसका इंसुलेशन खत्म हो जाए तो वो कोर से अर्थ हो जाती है, पूरा ट्रांसफॉर्मर ही अर्थ हो जाता है। आया समझ? तो ये मान लीजिए वाइंडिंग, और इसके अंदर अगर कुछ होता है, ये कोर से इससे अर्थ हो गई तो ये कोर ही पूरा जो है ना आपका अर्थ हो जाता, पूरा ट्रांसफॉर्मर अर्थ हो जाता। अब रीजन क्या है कि हम एलवी वाइंडिंग को कोर के पास रखते हैं? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, इंसुलेशन। ठीक है, हम ये होशियारी करते हैं कि ऐसा पार्ट जो कि अर्थ हो सकता है या वाइंडिंग उस पार्ट से अर्थ हो सकती है, तो उस पार्ट की जो पास रहने वाला वोल्टेज है, हम लोअर वोल्टेज को के पास रखते हैं ना, ये लोअर वोल्टेज, ठीक है। और इसके बाहर हायर वोल्टेज वाइंडिंग रहती है, ठीक है। इसके लोअर वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेटेड हायर वोल्टेज वाइंडिंग रहती है। इसका लोअर वोल्टेज का कोर के पास होने का फायदा ये है कि इसमें इंसुलेशन जो है हमें कम प्रयोग करनी पड़ती है ना। इंसुलेशन हमें इंसुलेशन की मात्रा हमको कम लगती है क्योंकि वोल्टेज लेवल कम है, इसलिए। और अगर हम इस वाइंडिंग को हायर वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग को अगर कोर के पास हम रखने का प्रयास करें तो हमें उतने ही ज्यादा मोटी इंसुलेशन चाहिए पड़ेगी, है ना। मतलब इंसुलेशन का जो मटेरियल है वो बढ़ेगा। अब जब इंसुलेशन का मटेरियल बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। ठीक है, तो ये कारण है कि इस प्रकार से वाइंडिंग्स को कॉन्सेंट्रेटेड टाइप एलवी को कोर के पास और एचवी को एलवी के ऊपर, है ना, इस तरीके से वाइंडिंग्स को ट्रांसफार्मर में बनाया जाता है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये कोर वगैरह आपको, है ना। सिंगल मैग्नेटिक सर्किट का मतलब ये है, सिंगल मैग्नेटिक सर्किट जो बोल रहे हैं, ये पूरा मैग्नेटिक सर्किट जो है जहाँ मैग्नेटिक करंट जो है फ्लो होता है वो सिंगल ही है, मतलब कहीं से ब्रेक नहीं है, अलग अलग नहीं है ना।
2 vertical members called limb, horizontal members called yoke, high voltage low output, है ना? मतलब क्या होगा, हायर वोल्टेज वाइंडिंग, ये मान लो 33 की है, ये 33 से जुड़ी है, और ये जो एलवी वाइंडिंग है ना, ओके, इससे इसके टर्मिनल निकलेंगे जो, वो आपके 11 की भी साइड जाएंगे, ये इधर से टर्मिनल निकलेंगे 11 की भी, और ऊपर वाली वाइंडिंग में रहेगा हाई वोल्टेज और अंदर वाली वाइंडिंग में रहेगा लो वोल्टेज। अब हम बात कर रहे थे क्रूड टाइप, मतलब कोर टाइप, ठीक है ना? तो पहली चीज तो ये हो गई। अब एक बात और है, एक रीजन और है वो अंदर करने का, कि हमने ये देखा है कि हायर वोल्टेज होगा ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या लीकेज फ्लक्स जो होगा कोर के पास अगर रहने से, लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, है ना? अगर हाई वोल्टेज कोर के पास रखते हैं तो लीकेज फ्लक्स भी बढ़ेगा, जिसके कारण अपने लॉसेस भी बढ़ेंगे, है ना? तो ये एक कारण है कि हम एलवी वाइंडिंग को आपके ट्रांसफार्मर के अंदर साइड रखते हैं कोर के पास, और एचवी वाइंडिंग जो हमारी रहती है वो बाहर साइड रहती है, ठीक है? इसमें होते हैं कॉपर लॉस, अधिक होते हैं, ये सब नोट करना पड़ेगा, ऐसा का ऐसा याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना? तो ये सीधी चीजें आ जाती हैं, है ना? बाइंडिंग मैंने बता ही दिया था कि समकेंद्रित या हाँ, सकेंद्रित, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम जाती है, सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग है। मैं दोनों में बाइलिंगुअल ही बता रहा हूँ, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना जाए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश में। अब जो कोर होती है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लेमिनेशन से बनती है। याद रखना पड़ेगा कि कोर जो है, क्रोड टाइप में या कोर टाइप में एल या क्यू या आई टाइप की स्टैंपिंग बोलते हैं इसको, है ना? है ना? आकार, ठीक। अब ये कैसे, मान लीजिए हमको ये जो दिख रही है यहाँ पे, है ना, ये बनाना इस प्रकार की, है ना? कैसे बनेगी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कोर टाइप में किस प्रकार की स्टैंपिंग होती है, ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, बाइंडिंग का याद रखना पड़ेगा, है ना? ये आपको इंसुलेशन का मैंने रीजन बताया, ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। और ये भी पूछ लेते हैं, योग और लिम्ब और सब पूछ लेते हैं, और इसी प्रकार से पूछ, चलिए अब ये देख रहे थे हम, कोर इस प्रकार से बनाई जाती है, एल शेप, यू शेप, आई शेप, ऐसे समझ में। एल शेप की स्टैंपिंग कुछ इस प्रकार से होती है, और उल्टा एल, ठीक है, इसमें अच्छे से नहीं बने, दूसरा एल लगा के इस प्रकार की बाइंड कोर को जो है तैयार किया जाए, ठीक है? यू और आई कहाँ यूज होंगे, अब मैं यहाँ बताता हूँ। ये थ्री फेस में, ये भी समझने वाली बात, सिंगल फेस में हमने एल टाइप स्टैंपिंग को यूज किया, ठीक है? थ्री फेस में कौन सी करोगे, देखिए, ये यू है,
है ना, और ये आई है। तो थ्री फेस में, ठीक है, ही आपका यूज हो सकता है। इसमें तो 100% आपका एल टाइप का ही यूज है ना, और थ्री फेज में आपका यू और आई टाइप का यूज। ठीक, यू और आई यहाँ पे भी हो सकता, पर वो स्टैंपिंग ऊपर तरीके से बनी होना, या इस तरीके से कट होना चाहिए, तो ये यूज हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, ये पूछा नहीं जाएगा कि वो थ्री फेज है, लेकिन ये एल यू एन आई टाइप की वाइंडिंग जो है ना, आपकी इसमें यूज होती है ना। ठीक है, सेल टाइप पे आ जाए, तो सेल टाइप में इसमें वाइंडिंग कोर से घिरी होती है ना, लिख लें इसमें, सेल टाइप में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है। ठीक है, पहला point, है ना। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय हानि अधिक। तीसरा पॉइंट, इसमें चुंबकीय पाथ या मैग्नेटिक पाथ आपके दो होते हैं एक वाइंडिंग के, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि वाइंडिंग सैंडविच टाइप होती है। तो हम एक एक चीज को समझ लेते हैं यहाँ। टू कोर टाइप बोलते हैं, है ना। बात सेंट्रल मोटराइज द क्रॉस सेक्शन, हाँ हाँ, ये जो है ना, ये आ चुका है। ये जो सेंट्रल लिम्ब होती है, ये वाली, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया साइड लिम्ब से दो गुना होता है। ये आ चुका है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द मिडिल साइड ऑफ दिस कोर एंड सेकेंडरी अबव इट। वही है प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब एलवी। हाँ, प्राइमरी इज प्लेस्ड इन द मिडिल साइड ऑफ दिस कोर एंड सेकेंडरी अबव इट, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी, एक ये है चुंबकीय हानि अधिक होती है, मतलब चूंकि यहाँ पर ये तो दो गुना है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके दोनों साइड जो है ना, तो मैग्नेटिक पाथ दो रहते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख लो, एक इस वाली वाइंडिंग के लिए एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। इस वाली वाइंडिंग के लिए एक पाथ ये है, एक पाथ ये है ना। इसी तरीके से इस वाइंडिंग के लिए एक पाथ ये है। हर आपकी वाइंडिंग के लिए दो मैग्नेटिक पाथ होते हैं। अब चूंकि ये मैग्नेटिक पाथ ज्यादा है ना, तो मैग्नेटिक पाथ ज्यादा होने के कारण आपका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, वो भी ज्यादा फ्लो होंगी इसमें, जिसके कारण आपका ये हानि होगी। ठीक, मैग्नेटिक पाथ दो होंगे, ये हमने देख लिया। तो इसमें वाइंडिंग भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें सैंडविच टाइप वाइंडिंग
ठीक है। और वाइंडिंग कोर से घिरी है, ये पहला पॉइंट हम देख ही रहे हैं कि ये वाइंडिंग है, ये दोनों साइड से कोर से घिरी हुई है। ये सारी चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं इसमें भी स्टैंपिंग की, ये भी नोट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो स्टैंपिंग का आकार जो है, इसमें ई तथा आई प्रकार और टी का यू प्रकार और एम प्रकार की स्टैंपिंग इसमें यूज होती है। ठीक है। अब देखें किस प्रकार से ई और आई, ये ई है ये, और इसके ऊपर हमने आई रख दी, तो इस प्रकार से ई आई उपयोग हो जाएगी, है ना। और यू और टी कैसे होती है, यू और टी जैसे हमने, तो क्या ये यू टाइप, अरे ये यू टाइप है, ओके, हमने इसके बीच में टाइप की रख दी इस प्रकार से। और एम टाइप तो होती है तरीके की, हाँ हम आई टाइप की या टी टाइप की तो नहीं लगा सकते आप, है ना, ई और आई टाइप की लगा सकते हो। तो ये तरीके से आपका स्टाम्पिंग हो जाएंगी, आकार हो जाएंगे। अब आगे चले, हम आ जाते हैं बेरी टाइप ट्रांसफर, है ना। ये स्कोर कर लें, फिर हम अगले सेक्शन पे चलेंगे अगले वीडियो में, है ना। करंट ट्रांसफार्मर और हमारे दूसरे ट्रांसफार्मर आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे, पर हम इम्पोर्टेंट बातें ही डिस्कस करेंगे, जो चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम वही बातें डिस्कस करेंगे। हम बिल्कुल थ्योरेटिकल पे भी नहीं जाने वाले कि एकदम थ्योरी पढ़ने बैठ गए, तो पूरी थ्योरी पढ़ने से ही मतलब, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ाई करनी है, ऐसे पॉइंट देखने हैं जो पॉइंट पूछे जाते हैं, है ना। इतनी इसी में मेहनत कर लेंगे तो हमारा आराम से कहीं ना कहीं जाके सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और एक लाइनमैन पोस्ट के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ पूछने वाला है। हाँ, सिलेबस का हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, तो सिलेबस का ऐसा है, उन्होंने नीचे लाइन लिखी हुई है, और चूंकि पश्चिम क्षेत्र पेपर बना रहा, तो आपका, आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि नहीं, जो सिलेबस में लिखा हुआ हमको वही मिलने वाला है ना। कुछ भी आएगा। और मैं कह रहा हूँ इंग्लिश भी नहीं दिया उनने, कौन कह रहा कि इंग्लिश नहीं आई, एक आध या दो क्वेश्चन इंग्लिश के आपके जनरल वाले में आने वाले ही हैं, 40 नंबर, और हो सकता ज्यादा भी आ जाए, इंग्लिश आएगी, है ना। चलिए, कोर टाइप, इसमें क्या होता है, हमने मान लिया कि कोर है, अब यहाँ साफ दिख रहा है हमको ये कोर है यहाँ पर, है ना। इसके चारों तरफ आयताकार, है ना, रेक्टेंगुलर। तो पहला पॉइंट हम लिख लें, कोर के चारों ओर आयताकार पट्टियां लगी थी। पहली चीज हमको दिख रहा है भाई, ठीक है, ये आयताकार ही तो है, सर तक आई, यहाँ से मुड़ गई नीचे, कोर इनके बीच में है, ये बहुत सारी पट्टियां लगी हुई, है ना। इन पट्टियों का काम होता है चुंबकीय पथ
प्रदान करना या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या ये भी कह सकते हैं, है ना, कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? लाइन ऑफ फोर्स जो जिस जगह पे आपके चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, उसमें एक्चुअली में देखा जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, चुंबक का, तो ये जो इसको इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इनके बीच में इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस मतलब कैसे, अपने आप तो अट्रैक्ट कर नहीं रहा ना, तो ये इलेक्ट्रिकल में मान लिया गया है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जो कोर में इंडक्शन होगा उसके कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनमें फ्लो होंगी सभी में, है ना। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या चुंबकीय पथ, उसके लिए जो है ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो फ्लो होंगी, तो उसके लिए ये पाथ जो है जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा आपका फ्लक्स अंदर वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होगा, उतनी ही इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसको देख लें हम, ये बनी होती हैं अनिल, इसकी दक्षता होती है उच्च, है ना। पूछा जाएगा कि सबसे उच्च दक्षता दक्षता वाली कोर कौन सी है, तो ये आपकी पेरी टाइप की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा था कि आपकी कोर टाइप और आपकी शेल टाइप में तो रिवाइंडिंग आप कर सकते हो, आसान तो नहीं बोलेंगे, उसमें पूरी कोर खोलनी पड़ती है, कोई आसान नहीं, सब प्रोफेशनल यूज में करते हैं, पर इस वाली में और भी कठिन है ना। तो जहां हमको ये ये पॉइंट लिख लें है रिवाइंडिंग करना आसान नहीं है, इसलिए जहां हमको बहुत उच्च दक्षता वाला ट्रांसफार्मर चाहिए, वहां ही इस ट्रांसफार्मर का उपयोग, है ना। हाईली एफिशिएंट जहां चाहिए है, वहां इस ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, हर जगह नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका, है ना। और एक बार जो है जलने के बाद, खराब होने के बाद, इसको बनाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गए हमारी। अच्छा, एक चीज और रह गई है, अब हम दक्षता के आधार पर देख लें, तो सबसे ज्यादा दक्षता है बैरी टाइप में, फिर आ जाएगी आपकी शेल टाइप की, फिर आपकी दक्षता आ जाएगी कोर टाइप की। मतलब सबसे अधिक दक्षता वाला जो है आपका बैरी टाइप का ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लिंकेज होता है, मतलब लॉसेस हटाने के बाद जो होता है, तो वो आपका कोर टाइप में
सबसे ज़्यादा फ्लक्स का लिंकेज होता है, और उसके बाद शेल टाइप में, उसके बाद आपका बेरी टाइप। चलिए, तो यहाँ पर इस क्लास को हम एंड करते हैं। आपको बढ़िया जानकारी अगर मिली हो और बढ़िया आपको अ, समझ में आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे पूरे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो जेईई हो, है ना? मैं वीडियोज़ अभी बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं इसी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप आपको ये कैसा पूरा लगा, पूरा सेटअप कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि हाँ, ठीक है, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, तो किसी को कुछ फ़ायदा उससे हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो